अच्छा, आईपी एड्रेस हमने कर लिया जी। हर डिवाइस का एक होता है आईपी, सही है। यानी कि इस मेरे लैपटॉप का भी एक आईपी है, फिर सर्वर का भी एक आईपी है एंड सो ऑन। अच्छा, जब जो सर्वर परचेज किया था जिसके अंदर वेबसाइट रखी थी, फिर उसका भी एक आईपी होगा। अच्छा, अब किसी ने भी मोबाइल से या आवाज़ से या फ़ोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से बात करनी है या वो पर्टिकुलर वेबसाइट देखनी है जो हमने उस सर्वर में रखी थी, तो उसको क्या करना है, उस आईपी एड्रेस के ऊपर जाना है। तो यानी कि अगर मुझे अपनी वेबसाइट खोलनी है तो मुझे 192.168 समथिंग इस तरह का कोई यूआरएल ओपन करना है, सही है। फिर मेरी वेबसाइट उस पर्टिकुलर यूआरएल पे ओपन हो जाएगी, सही है। इतना आइडिया हो गया। अच्छा, अब मसला क्या था कि ये जो अब इसका मतलब कि हर डिवाइस का एक आईपी होता है। तो अब उसमें जो वेबसाइट पड़ी है शूज़ वाली, तो उसका भी एक आईपी होगा। तो अब वो आईपी अपने ब्राउज़र में लिखना है तो आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसके आगे, सही। यानी कि क्योंकि वो सर्वर का आईपी है, तो जब भी मैंने उस सर्वर पे जाना है तो मैंने उस आईपी पे जाना है, सही है। अच्छा, अब एक पर्टिकुलर जो सर्वर होता है, सॉरी एक पर्टिकुलर जो डिवाइस होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप है, अब इसमें कितनी एप्लीकेशन चल सकती हैं? डिपेंड करता है, रैम पे काफ़ी चल सकती हैं। तो इसका मतलब जो सर्वर हमने परचेज किया है उसमें कितनी चल सकती हैं? अनलिमिटेड, काफ़ी ज़्यादा चल सकती हैं। अब मेरे सर्वर का एक आईपी है 192.168.10.1 समथिंग। अब उधर चला गया, मुझे वेबसाइट ओपन हो रही है। अब उधर चूँकि इतनी ज़्यादा वेबसाइट है उस सर्वर के ऊपर, या इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन चल सकती है, तो कौन सी एप्लीकेशन ओपन करे उनमें से? तो फिर क्या होता है कि हर पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक पोर्ट होता है। जब हम रिएक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो उसकी क्या पोर्ट हो रही थी? लोकल होस्ट 3000। तो इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन किस पे चल रही है? 3000 पोर्ट पे। तो इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट मतलब जिसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस चल सकती हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर कितनी पोर्ट्स होती हैं, कौन बताएगा? नहीं, टोटल पोर्ट्स कितनी होती हैं? नहीं, अनलिमिटेड नहीं होती। टोटल पोस्ट होती हैं जी 65,565 समथिंग कितनी होती है। तो 65,000 पोर्ट्स होती हैं एक कंप्यूटर के अंदर या एक सिस्टम या एक सर्वर के अंदर। तो इसका मतलब है कि एक अगर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रैम है तो कितनी एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं? 65,000 एप्लीकेशन, सही है। तो एक सर्वर पे अब इसका मतलब है कि अब इतनी लेट्स मैंने 10 ओपन की हुई हैं इस सर्वर में, मैंने 10 रख दी, अपनी 10 वेबसाइट्स बना के रख दी। अब इस एक सर्वर का एक आईपी है। अब उन 10 में से कौन सी ओपन करनी है? फिर हम क्या करते हैं, उस आईपी के साथ क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं और पोर्ट भी मेंशन करते हैं। जैसे हम लोकल होस्ट 3000 मेंशन करते हैं ना, तो लोकल होस्ट का भी आईपी होता है 127.0.0. समथिंग ऐसे, कॉलन 3000। तो उससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सर्वर के पास चले जाओ और उसमें से ये वाली पोर्ट पे जो एप्लीकेशन चल रही है उसको एक्सेस कर लो। तो अगर आपने 9 वाली करनी है तो 3009 को एक्सेस कर लो, अगर 8 वाली करनी है 3008 पे कर लो। विथ 3000 स्टैंडर्ड नहीं है, आप 8000 पे भी चला सकते हो, 15,000, 20,000, 40,000 किस पे मर्जी चला सकते हो। लेकिन चूँकि इतनी नहीं होती तो एक स्टैंडर्ड सा बनाया हुआ है 3000। रिएक्ट ने स्टैंडर्ड बनाया कि 3000 पे एप्लीकेशन चलेगी, उस पर चल रही है। तो नहीं, हाँ, 2 चल रहे हैं तो अगली पोर्ट आ जाती है ना, सेम पोर्ट पे एक ही एप्लीकेशन चल सकती है। तो इसका मतलब ये जितनी एप्लीकेशन चल रही है इनकी भी क्या होंगी? पोर्ट्स होंगी। तो ये कुछ पोर्ट्स हो, इसका मतलब कुछ पोर्ट कंप्यूटर रिजर्व कर लेता है, जैसे 423 आई थिंक और 80 और कुछ इस तरह की पोर्ट्स ऑलरेडी रिजर्व होती हैं, उस पर हम नहीं चला सकते एप्लीकेशन। कुछ पब्लिक पोस्ट हो जाए 21 जैसे SSH के लिए पोस्ट रिजर्व होती है इस तरह। तो कुछ पोर्ट रिजर्व होती हैं, उसके बाद हम बाकी की सारी पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमने वेबसाइट बना ली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, उसको उठा के
सर्वर में रख लिया, अब उस सर्वर पे उसको एक पोर्ट पे चला दिया, तो अब वो सर्वर में चल रही है। तो अब किसी यूज़र ने उसको एक्सेस करना है तो उसने क्या लिखना है, IP:पोर्ट, तो वो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो जाएगी। दैट मेक सेंस? आइडिया क्लियर हो गया कि वो एप्लीकेशन कैसे ओपन होगी। अच्छा, अब वो एप्लीकेशन ओपन होने के बाद क्या होता है कि अब मसला क्या है कि ये वाले जो नंबर हैं, अब ये एक नंबर है, अब फेसबुक को ओपन करने के लिए भी कोई फिर IP होगा, क्योंकि फेसबुक ने भी तो अपना कोड किसी सर्वर में रखा है और उसका एक IP होता है और उसकी कोई पोर्ट होती है, तो इस तरह का कोड मुझे उसके लिए भी याद रखना है। तो अगर मुझे व्हाट्सएप चलानी है तो उसके लिए भी कोई URL याद रखना है, अगर मुझे जो है वो आपने टेक्नोसेट ओपन करनी है तो उसका भी कोई IP एंड पोर्ट याद रखनी है। तो अब अगर देखो कि इतनी ज़्यादा अगर IP पोर्ट कितनी वेबसाइट्स हैं, लाखों करोड़ों, और मैं तकरीबन कोई लेस 500 को भी जानता हूँ, तो 500 के IP में याद रख सकता हूँ? बड़ी मुश्किल है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन आया DNS, डोमेन नेम सिस्टम। वो कहता है कि इंसान हमेशा ना इंग्लिश लाइक कैरेक्टर को ज़्यादा देर तक याद रखता है, नंबर्स उसको याद नहीं रहते। ये इंसान की मेमोरी को किसी ने रीड किया, उसने कहा कि नंबर इसको इतनी समझ में नहीं आते, इंग्लिश लाइक कैरेक्टर या नेम जो है ना वो ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ है। तो उसने क्या किया कि डोमेन नेम सिस्टम बना दिया। वो क्या करता है, एक टेबल बना हुआ है, एक दुनिया में एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ है, उसमें क्या है कि ये वाला नाम है उसका, ये IP एंड पोर्ट है, ये नाम है उसका, ये IP एंड पोर्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं technoset.com पे जाऊंगा तो बैकग्राउंड में उसका IP एंड पोर्ट पे जा रहा हूँ मैं। यानी कि आप IP एंड पोर्ट याद नहीं रखना, मैंने क्या याद रखना है, नेम। अब वो नेम जब मैं कह रहा हूँ technoset.com, तो वो क्या करता है, इस नेम के लिए वो टेबल में जाता है, वो देखता है कि इस नेम के अगेंस्ट क्या IP और क्या पोर्ट है, उसको पकड़ता है और बैकग्राउंड में ओपन कर देता है, तो उस पर रिक्वेस्ट भेजता है। तो एक्चुअल में जब हम कोई डोमेन लिखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में रिक्वेस्ट कैसे जा रही होती है, IP एंड पोर्ट। बात समझ आ गई इतनी? नहीं, ये डोमेन का एक ही बड़ा टेबल है, उनके आगे तो पोर्ट्स ही है ना। तो अब वट एवर जो भी डोमेन नेम है तो उसने तो किस पे जाना है, IP एंड पोर्ट पे। तो एक समझो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा कभी ऐसा हुआ है कि जैसे technoset.com हमारी डोमेन है, आप भी इसको ले लो? नहीं। अगर किसी ने परचेज कर ली तो उसकी एंट्री उस टेबल में हो जाती है। जब उस टेबल में उसकी एंट्री हो गई, अब कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता अनटिल कि मैं उसको ना देना चाहूँ। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि जितने भी डोमेन्स हैं उनकी एंट्रीज उस टेबल में होती जा रही है, जो नई परचेज करते जा रहे हैं वो भी उसमें होती जा रही है। अब जब आपने कोई नई परचेज करनी है तो आप डोमेन को फाइंड करते हो, तो जब डोमेन फाइंड होती है वो कैसी होती है, वो चेक करता है कि उस टेबल में ये डोमेन है या नहीं। तो अगर लेट्स सपोज अगर आप GoDaddy पे जाते हो, GoDaddy एक कंपनी है जहाँ से हम डोमेन जो हैं वो कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं चेक डोमेन अवेलेबिलिटी, इस पर अगर मैं जाता हूँ तो वो क्या होता है, फाइंड अ डोमेन। मैं लिखता हूँ technoset.com, ये कौन सी वेबसाइट खुल गई, जी मैं लिखता हूँ जी मुझे चाहिए technoset.com या facebook.com या happy.com। तो वो कह रहे हैं टेकन, लेकिन आप इतने पेमेंट दो, मैं हमारा ब्रोकर जिसकी ये वेबसाइट है उसको रीच आउट करेगा। हो सकता है कोई मुझे रीच आउट करे और वो कहे कि भाई 10 बिलियन ले लो, मुझे दे दो। मैं कहूँगा भाई ले लो और ले लेंगे। बात समझ रहे हो? तो अगर ऐसे ये मार्केट ऐसे काम करती है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई एड्रेस कहीं किसी ने ले लिया है, इसको पता कैसे लगा कि ये हमने ली हुई है, इसने उस टेबल में से देखा, उसमें ने मिला ना, दुनिया में किसी भी वेबसाइट से कोई भी डोमेन परचेज होती है उस टेबल में एंट्री हो जा रही है। अब जब उस टेबल में एंट्री हो जा रही है, सब लोग उसमें से देख रहे हैं कि है या नहीं। अगर किसी ने ली हुई है, किसी के IP के साथ बाइंड है, वो कह देगा भाई ये डोमेन ऑलरेडी परचेज है, इसको नहीं आप ले सकते। अगर नहीं ली हुई तो वो ले सकते हैं। सही है? अच्छा, ये आइडिया हो गया। अब इसका मतलब है कि जब भी मैं डोमेन ओपन करता हूँ तो उसके अगेंस्ट में क्या ओपन होता है, IP ओपन होता है।
सही है। अब जब मैं ये लिख रहा हूँ techplus@.com, तो हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में आईपी जहाँ पे हमारी वेबसाइट पड़ी है उस पर रिक्वेस्ट जाती है, और वो क्या करता है, वो देखता है कि यार आईपी चल रहा है ऑलरेडी, और वो देखता है कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं एक्चुअली हम उसको कहते हैं कि जो तुम्हारे पास वेबसाइट HTML CSS जावा की पड़ी है उसको वापस दे दो, और जो वापस आती है उसको वो ब्राउज़र में दिखा देते हैं। यानी कि देखो ना, जब लैपटॉप से मैंने बात करनी है, मैं करता हूँ कीबोर्ड से, लेकिन जब मैं सर्वर से बात करता हूँ ना, तो सर्वर अब दूर पड़ा है, मेरे से दूर है। अब उसमें बात कैसे होती है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मतलब हम कुछ कहते हैं कि सर्वर ये दे दो, सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है। जैसे मैं अपने लैपटॉप को कीबोर्ड दबाता हूँ, बंद करता हूँ, ऑन करता हूँ, मैं इधर ही इसके साथ सारी छेड़खानी कर रहा हूँ। लेकिन जो सर्वर के साथ छेड़खानी होती है ना, वो किस तरह होती है, रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स आता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये फलां आईपी और इस पोर्ट के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट भेजो, और उसको कहो कि इस पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो मुझे दे दो, वो मुझे जब देता है तो यहाँ पे वो वेबसाइट मुझे नज़र आने लग जाती है। सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, वेबसाइट डेवलप कर ली, डेवलपर ने अपने लैपटॉप में एक सर्वर ले लिया इस तरह का हैवी वाला, AC वगैरह चला के उसमें रख दी एप्लीकेशन, उस पर लगा, उसको इंटरनेट की वायर से लगाया तो उसका IP आ गया। उसका IP अब लोग याद नहीं रख सकते, तो उसके साथ डोमेन लगा दी। अब जो ऊपर डोमेन पे जा रहे हैं तो उस IP के ऊपर जा रहे हैं और हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है। अब बाकी सारे मसले हल हो गए। अब मसला एक रह गया है कि भाई मैंने एक छोटा सा भाई बंदा हूँ, मैं, मेरी छोटी सी दुकान है, मैं अब इतना बड़ा सर्वर कैसे लूँ और कैसे सेटअप करूँ। अब ये जो मैंने अपना करना होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट सर्वर। क्या बोलते हैं, प्राइवेट सर्वर, या प्राइवेट क्लाउड भी बोलते हैं इसको, प्राइवेट सर्वर या प्राइवेट क्लाउड। अब लोगों ने क्या कहा कि यार किसी के पास पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, अब देखो किसी के पास एक्स्ट्रा घर हो तो उसको क्या करता है, रेंट पे देता है। तो मतलब कोई दूसरा बंदा उसमें रहता है और वो जो रहता है उसको पैसे देता है जो उससे उसको लेता है। तो इसने क्या किया, अपनी जगह उसको दे दी रेंट पे। अब मालिक वो नहीं है लेकिन रेंट पे है, जब तक रेंट देता रहेगा रहता रहे, जिस महीने रेंट ना दिया तो सामान उठा के बाहर मार। सिंपल सा फार्मूला है ना, रेंट दे रहा तो रहो, नहीं दे रहा तो सामान उठाओ बाहर रख दो। सही है। तो इसका मतलब क्या है, अब किसी ने सोचा कि लोग ना इतने बड़े सर्वर नहीं लगा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो किसी ने कहा कि मेरे पास तो इतना पैसा है, जिस तरह मैं घर बनाता हूँ इस तरह मैं बड़े बड़े सर्वर बना देता हूँ, फिर लोगों को रेंट पे देना शुरू कर देता हूँ। अब लोगों का क्या फ़ायदा है कि उसको वो जिस तरह पूरा घर नहीं बनाना, किसी ने एक मंथ मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ, मैंने एक मंथ रहना है, मैं वहाँ पूरा घर ना मुझे बनाना पड़े, मैं किसी से रेंट पे पैसे दूँ, रह लूँ और महीने बाद वापस आ जाऊँ। एक तरफ मुझे पूरा घर बनाना पड़ना पड़े तो कितना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि ये रेंटल आइडिया वॉज द गुड आइडिया कि जिसकी मदद से काम होता है। सही है। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि लोगों को कॉस्ट बड़ी आती थी। फिर एक और प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से ये कंसेप्ट आया कि किसी एक बंदे ने सर्वर लगाया, वो बंदा था अमेज़न, आप ऐसे समझ लो, उसने एक सर्वर लगाया और वो सर्वर देखो ना, ये एक रैम है, अगर ये रैम मैं कहता हूँ कि 4 GB रैम एक बंदे के लिए इनफ है, तो 2 पर्सन को एंटरटेन करना है तो कितने GB चाहिए, 8 GB, तो 4 को करना है 16 GB चाहिए। तो ऐसे स्केल हो रही है। तो उसने देखा कि मेरे जो है ना साल में एवरेज यूज़र 1000 आते हैं, उसने उस हिसाब से रैम हार्ड लेके लगा दी सर्वर में। अब क्या हुआ कि ब्लैक फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे या इस तरह का कोई इवेंट आ गया, 14 अगस्त आ गई या कोई इस तरह का इवेंट आ गया। अब उस इवेंट पे ज़्यादा लोग एकदम से उसके आइडिया के पास आए और उसकी वेबसाइट पे शूज़ परचेज करने लग गए, कोई सेल लगाई उसने, भी ऐसा किया। अब उसको वो जो सर्वर था वो इतना कैपेबल नहीं था, वो 1000 का कैपेबल है, उस पर 5000 आ जाए तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा ना। क्या ख्याल है? अब इसे लाने की ये लैब जो है वो अगर 150 लोगों के लिए एंटरटेन कर रही है, तो यहाँ 1000 बंदा खड़ा हो जाए तो क्या होगा? मतलब आप समझो, सोच रहे हो ना क्या सीन बनेगा, काम ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म, मतलब बंद, फिर ये जो क्लास चल रही है ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी। वो इतने लोग इधर कम सम हो जाएगा तो कैसे चलेगा, निज़ाम नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो वो एक काम करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स था वो बैठ जाएगा। तो अगर आपने अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी हो तो जब रिजल्ट आता है नॉर्मल दिनों में सही है, जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, सब बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ट्रैफिक के लिए वो बनाया ही नहीं, तो वो इतनी ट्रैफिक उनके पास आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जब लेसपॉज 1000 के लिए बनाया था वो बैठ गया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना 1 लाख के लिए बना दिया, 1000 से सीधा ही 1 लाख, उनके पास इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। अच्छा वो बना के रख दिया। अब उन्होंने क्या फील किया कि मैंने वो एक दिन के लिए तो उनकी इंटरटेनमेंट अच्छी हो गई, लेकिन जब वो अगले दिन आए, महीना गुजरा, 2 महीने, फिर वही 1500 1000 और रैम इतनी परचेज कर दी, हार्ड इतनी कर दी 1 लाख की। अब वो सारी की सारी क्या जा रही है, वेस्ट जा रही है, फजूल जा रही है। उन्होंने कहा कि यार ये एक तो लोग अपना सर्वर नहीं लगा सकते, और जो लगा रहे हैं उनका मसला क्या है कि उनको कभी ज़्यादा रैम चाहिए, कभी कम चाहिए, तो ये बड़े मसले हैं। तो उसने क्या किया कि उसने एक बड़ी अपना एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन कराई, उसमें बहुत सारे सर्वर लगा दिए, पैसा उसके पास था, तो उस पर्टिकुलर सर्वर में से उसने छोटे छोटे हिस्से करके रेंट पे देने शुरू कर दिए। जिस तरह हम घर में अगर अक्सर होता है, जैसे हॉस्टल में एक बंदे ने रहना, एक बंदे के लिए भी ले लो हॉस्टल, एक कमरा ले लो, पूरा हॉस्टल ले लो, अब आपके पास है कि जितने पैसे लगाना चाहते हो। तो क्या हुआ कि जो सर्वर हमने बनाना था वो सर्वर किसी ने बना दिया, और हम उसको पैसे देते हैं और वो हमें रेंट पे वो पर्टिकुलर सर्वर देता है। तो रेंट कैसे होता है, मंथली पैकेजेस होते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सर्वर के भी क्या होंगे, मंथली पैकेजेस होंगे, तो मंथली हमें उसको पे करना। सही है। तो इसका मतलब है कि जब उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड्स या पब्लिक सर्वर्स। पब्लिक मतलब लोग उसको रेंट पे ले सकते हैं, बस समझ आ रही है आपको। और प्राइवेट मतलब जो लोग ने अपने बनाया। अच्छा ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर आप देखो आर्मी में ये कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो अब ये जो पब्लिक क्लाउड होते हैं ये ओनर वो है जिसका सर्वर है ना, मतलब अगर अमेज़न ने बनाया है, गूगल ने बनाया है ये सर्वर, तो सारी एक्सेस, सारे कंट्रोल, उस जगह की चाबियां किसके पास है, अमेज़न के पास है। उसमें जो डाटा पड़ा है वो किसके पास है, अमेज़न के। अब आर्मी हमारा कोई सेंसिटिव डाटा वहाँ रख दे तो भाई चाबी तो उसके पास है ना, खोल के अंदर चला जाएगा, गड़बड़ कर लेगा, सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेगा, हमला कर सकता है, इशू हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब डाटा सेंसिटिव हो तो उसके लिए कौन से क्लाउड चाहिए, प्राइवेट, यानी कि वो अपने क्लाउड बनाएं। और जब डाटा सेंसिटिव ना हो तो कौन से क्लाउड यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट इज़ मोर कॉस्टली, पब्लिक क्लाउड तो बड़े ईजी हैं। सपोज आपको 1 GB रैम चाहिए तो उतने के पैसे दे दो। आप देख लो कि मेरा ना पूरे ईयर में ट्रैफिक रहती है 1000, आप ले लो 1 GB। आप देख रहे हो यार फलां दिसंबर की 9 तारीख को इतनी ट्रैफिक हो जाती है, आप 8 तारीख को 100 GB ले लो, और फिर 11 तारीख को वापस डाउन करके फिर 1 GB पे आ जाए। तो ये सारे फ़ायदे, स्केलेबिलिटी, डाउनबिलिटी, ये सारे फ़ायदे दे रहे हैं। और जितने रिसोर्सेज आपने ज़्यादा लेने हैं उतने के पैसे देते हैं, जितने कम लेने हैं उतने के कम पैसे। सही है। तो ये सारे क्लाउड ऐसे ही वर्क करते हैं। अगर मैं आपको एक क्लाउड दिखाऊँ, उसकी प्राइसिंग दिखाऊँ तो हैं, अब जैसे ये है, अब वो कह रहा है कि भाई $4 पर मंथ में दे रहा है, $12 पर मंथ में दे रहा है, और 20, और मतलब ये डिफरेंट उसने ऑप्शन दिए। अब वो ड्रॉपलेट में आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर 520 GB रैम चाहिए तो इतने पर आ रहा है, इतना पर मंथ है। अब जितने ज़्यादा आपको चाहिए उतनी ज़्यादा प्राइस वो बढ़ाता जा रहा है। अगर आपने क्या किया कि आपने ये वाली ले ली $4 पर मंथ वाली, अब आपने देखा कि यार मैं ना एक दिन में मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप एक दिन के लिए ज़्यादा ले लो, फिर वो उस हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करके आपको बिल भेज देगा। तो इसका मतलब है कि जो रहते थे हम अपने प्राइवेट क्लाउड बनाएं, जो ऑलरेडी लोगों के पब्लिक क्लाउड बने हैं, हम उसमें से थोड़ी सी जगह ले लें रेंट पे और उसमें अपनी वेबसाइट रख दें। अब हम वो जो जगह लेंगे वो एक सर्वर होगा, वो प्रॉपर उसके मेरे पास क्रेडेंशियल होगी। जैसे मैं ये लैपटॉप लेता हूँ तो मेरे पास इसके क्रेडेंशियल है ना, मेरे पास ये अथॉरिटी है, सारी चीज़ें हैं, मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह जो हम वहाँ से रेंट पे लेते हैं उसके भी मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
उसके मुझे क्रेडेंशियल भी मिल जाते हैं, उसके मुझे पेमेंट्स भी मतलब उसके मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब मेरे पास लैपटॉप होगा मैं उसमें OS इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसी तरह आपके पास सर्वर होगा, आप उसमें जो सा मर्जी OS इंस्टॉल कर लें, उसमें आप जो मर्जी रख लें, वेबसाइट रख लें, कुछ जो मर्जी रख लें, उसमें स्काइप इंस्टॉल कर लें, उसमें VS कोड इंस्टॉल कर लें, जो आपका दिल करता है। तो बंदे के पास बंदा, आपको अगर पैसे बचाने हैं तो फिर वो बड़े बड़े सर्वर लगाने पड़ेंगे। अब इतने पैसे नहीं है ना हमारे पास, तो वो क्या कहते हैं कि वो अगर बंदे के पास कुछ वसाइल ना हो तो फिर वो उसको बातें करनी जचती भी नहीं है ना। हाँ, हिस्ट्री तो जाती है वो, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि वो IP से कनेक्टेड है, तो IP की हिस्ट्री मेंटेन होती है। सही है, तो आप गलत काम ना करो आपको बाद में सोचना पड़े हिस्ट्री जा रही है। तो सही है। अच्छा, वापस आते हैं हम टॉपिक, समझ आ गया ना। इसका मतलब जब हम वेबसाइट बनाते हैं, सर्वर पे रखते हैं, सर्वर से एक्सेस होती है, फिर पब्लिक सर्वर होते हैं, प्राइवेट, सब समझ में आ गया। कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ में आई हो? सब ओके। अब आज क्लैरिटी हुई है ना, ये जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, तो ये कोई हवा में नहीं पड़ा डाटा भाई, इसको रखने के लिए जगह लेनी पड़ती है, और वो जगह, और ये किसी ना किसी कंप्यूटर में है। ये कोई सर्वर हो सकता है, कोई इंडिया में पड़ा हो सकता है, कोई US में पड़ा है, कोई कनाडा में पड़ा है, कहीं ना कहीं स्टोर होता है। यानी कि जो मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ये कोई हवा में, बादलों में से नहीं आ रहे। नाम इसका क्लाउड ही है, लेकिन ये क्लाउड में है ना कि एक्चुअल किसी ज़मीन में ही है, और वो किसी न किसी जगह ऐसे सर्वर लगे हुए हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये सर्वर में एरर आ जाए तो क्या होता है कि उन्होंने बैकअप सर्वर बनाए होते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास पैसे हैं, तो एक पर्टिकुलर बंदे को जो सर्वर देते हैं उसकी वो 3-4 कापियाँ बनाते हैं डिफरेंट लोकेशन में, एक इंडिया में है, एक US में, एक कनाडा में। वो कहते हैं कि अगर कभी ज़लज़ला आ गया, कभी कोई मतलब फायर हो गया, कोई डेंजरस सिचुएशन पैदा होगी, पूरा कंट्री उसमें, किसी ने किसी कंट्री में मिसाइल फेंक दिया तो दुनिया का डाटा तो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो डाटा एक कंट्री में भी नहीं रखते, मल्टीपल कंट्रीज में कॉपीज करके रखते हैं, डाटा की मेंटेन करते हैं। वो आपसे पैसे ले रहे हैं ना, तो उसके अगेंस्ट आपको वो सर्विसेज देते हैं। लेकिन अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है तो फिर मसला है। आपका प्राइवेट क्लाउड है तो अगर कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई इस तरह का मसला, वो तो क्लाउड गया तो हर चीज़ गई। तो पब्लिक क्लाउड इज मोर सेफर देन प्राइवेट क्लाउड, समझ रहे हो? तो पब्लिक क्लाउड मोर, लेकिन बस सिक्योरिटी है, ट्रस्ट इशू, लेकिन छोटे मोटे नहीं, मतलब वो ये हमारे अपने ख्यालात हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ US, अमेरिका वाले देख रहे हैं मुझे, US वाले, फेसबुक वाले मेरा डाटा चोरी करें, मैंने तो अगले दिन वो बड़े पॉपुलर, व्हाट्सएप वाले मेरा डाटा चोरी करें। भाई तुम कौन हो? तुम्हारा व्हाट्सएप वाला डाटा देख रहे हैं, मतलब कौन सी है, कोई मतलब देखो ना, लॉजिकली कोई इतनी बड़ी कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है ना जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई हमारा ISI के लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं, उनकी हमें समझ में आती है यार, उनका डाटा जो है ना प्राइवेट रहना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए मसला नहीं है ना। हमने तो एक बात ही करनी है, क्या है उसमें ऐसा, कोई टेक्निकल बात नहीं, कोई खैर है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो हमें सर्विसेज कितनी अच्छी दे रहे हैं, ये भी तो देखो ना। फिर अगर हमने इतने गट्स दिखाने हैं तो फिर खुद करना पड़ेगा ना सब कुछ, खुद सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे, खुद सर्वर बनाने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है ना, अभी तो हम उनसे पैसे ले रहे हैं, तो हम खुद कैसे बना लें? अपने लिए नहीं, लेकिन वो फिर इतने ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकता ना। आप अपने घर में सर्वर तो बना सकते हो, आपने अपना सिस्टम लेके छोटा मोटा कर लिया, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है ना, मतलब उसमें वो सारे फीचर्स नहीं हैं। कह सकते हैं ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी छोटे छोटे लोगों ने स्टार्टअप्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो इतने ट्रेंडी नहीं है ना, वो इतने, क्योंकि यहाँ पे कभी लाइट चली जाती है इस मुल्क में कभी इसमें कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी उस लेवल की नहीं है। अब देखो ना, गूगल जो क्वालिटी या फीचर्स जो चीज़ें दे रहा है और जो प्राइस लेवल दे रहा है, वो मैं कभी भी अपने प्राइवेट क्लाउड से नहीं मैच कर सकता, नहीं हो सकता। सही है, उनके भी अपने सर्वर्स होते हैं, प्राइवेट भी कह सकते हैं सर्वर, मतलब किसी ने ऑन किए हुए हैं ना, वो बंदा ही 2 नंबर है जिसने
सर्वर भी ऐसे ही रखा हुआ है, फिर लोग भी उस पर 2 नंबरी करें। तो खैर वो हमारा अभी मामला नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट आ गया कि क्या होता है, सही है। अच्छा, अब फंडा क्या है कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट जो हमने सर्वर में रखी, उसको जो रीड करते हैं ना वेबसाइट को स्पेसिफिकली, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउज़र, और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? क्रोम ब्राउज़र। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। अच्छा, अब इनको ना इनके जब मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखें, टेक्नोसेट। अच्छा, मैंने ये लिख दिया टेक्नोसेट समथिंग। अब इसने कुछ मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखाए ऐसे ही, ठीक है। अब देखो, एक तो ये था कि मैं एग्जैक्ट डोमेन लिखूँ या आईपी लिखूँ ताकि डायरेक्ट मेरे उस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाए। अब ब्राउज़र क्यों आए? वो देखते थे कि यार ठीक है डोमेन नेम आ गए, लोगों ने नाम भी याद रखने शुरू कर दिए, लेकिन दुनिया में रोज़ नई वेबसाइट्स बन रही हैं। देखो, टेक्नोसेट का आपको मेरे पता है, फेसबुक का आपको पता है, गूगल का आपको पता है। एक नया आइडिया आप सर्च करते हो, जी मैंने जो है वो इंफॉर्मेशन लेनी है कि PIA की वेबसाइट से कि कब कौन सी फ्लैट जा रही है, लेकिन आपको उसकी डोमेन नहीं पता, आपको उसका IP नहीं पता, फिर आपको सर्च कैसे करोगे? या लेट्स सपोज अगर आप रिएक्ट लर्न कर रहे हो, तो एक वेबसाइट का आपको पता है जहाँ पे रिएक्ट की लर्निंग होती है, तो ये w3school.com समथिंग। अब रोज़ किसी दूसरे कोई पर्सन ने या तीसरे डेवलपर ने या चौथे ने नई वेबसाइटें भी बना दी जिससे रिएक्ट की लर्निंग हो सकती है। अब आपको कैसे पता लगेगा? w3 स्कूल का तो आपको किसी ने बता दिया था, वो जो नई वेबसाइट बनी है उसको कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने कहा कि यार ये सिस्टम खराब है कि जो जिसकी वेबसाइट डोमेन याद है सब लोग उधर जाएंगे। उन्होंने क्या किया कि सर्च सिस्टम बना दिया। उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी वेबसाइटें नई नई भी आ रही है ना, हम उनको भी सर्च करेंगे। अब आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस वेबसाइट की कौन सी डोमेन है, आप सिर्फ ये लिखें लर्न रिएक्ट जेएस, सही है। अब वो आपको सारी वेबसाइट दिखा देगा जो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करती हैं, टॉप पे हैं। अब इसके बहुत सारे होंगे कीवर्ड पेजेस, और आई थिंक ये देखो कितने रिजल्ट उसने दिखा दिए, लाखों में। बिलियन है कि मिलियन है? बिलियन, मिलियन। तो इतने मिलियन जो हैं वो उसने रिजल्ट दिखा दिए। इसका मतलब कि इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, अगर मैं ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड लिखने पे, तो अगर हम इनकी डोमेनें याद रखने बैठ जाएं तो इम्पॉसिबल था। तो उन्होंने सर्च सिस्टम बना दिया, सही है। अब ये सर्च सिस्टम काम कैसे कर रहा है, उसके लिए एक इन्होंने एल्गोरिदम बनाया जिसको ये क्राउडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउडर्स। वो क्या करते हैं, SEO के अंदर ये कीवर्ड आती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो हम ये सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्च के बाद देखो अगर एक ही पर्टिकुलर चीज़ की 363 समथिंग मिलियन रिजल्ट हैं, तो किसको टॉप पे लेके आए, कौन फैसला करेगा? ये फैसला कौन करेगा? इसके लिए वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है ना, जिसको वो क्राउडर बोल रहे हैं, ये वो डिसीजन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये डिसाइड करती है कि किसकी वेबसाइट ऊपर आएगी। बात समझ आ गई कि किसकी वेबसाइट ऊपर आएगी? ये डिसीजन कौन करेगा? SEO। और उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसको वो क्राउलर बोल रहे हैं। वो क्राउलर क्या करते हैं, हर एक सर्च इंजन का एक अपना क्राउलर या अपना प्रोग्राम है, वो एक अपना टेबल मैनेज कर रहा है। वो टेबल क्या कर रहा है, जब भी कोई वेबसाइट नहीं आती है वो उसको क्राउल करता है। वो देखता है कि उसमें कितने HTML के पेजेस हैं, उन HTML के पेजेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसमें ये रिएक्ट का कीवर्ड है या नहीं। अगर है तो उसको इस वाली लिस्ट में डाल दो, किस पोजीशन पे डाल दो, उसने कितना क्वालिटी कंटेंट लिखा है। और जब यूज़र उसके ऊपर गया, एक दफ़ा जब मैंने किसी यूज़र को वो वेबसाइट दिखाई, यूज़र ने उस पर लिंक किया, उस पर गया, तो क्या उसने वो वाला कंटेंट पढ़ा या नहीं? अगर पढ़ा तो उसको रैंक कर दो, उसको यानी कि उस लिस्ट में टॉप पे ले आओ। अब अगर लेट्स सपोज सोचो, अब ये जो डिसीजन हो रहा है ना किसको टॉप पे ले आओ, ये डिसीजन हो रहा है वो जो HTML जो सर्वर ने, जब मैंने लिखा technoset.com, उसके रिस्पॉन्स में मुझे एक HTML का पेज आया। वो जो HTML के पेज के अंदर मैंने डाटा पुट किया है, कोई टेक्स्ट पुट किया है, कोई तस्वीरें लगाई हैं, कोई डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसको वो रीड करता है और देखता है कि इसमें कीवर्ड है या नहीं।
जो यूज़र ने सर्च किए हैं, अगर हैं तो उसको वो शो कर देता है। बात समझ आ रही है? अब वो जो उसने सर्च पे शो किया है और कितने टॉप पे लेके जाना है उसका डिसीजन टोटली डिपेंड कर रहा है हमारी HTML जो हमने सर्वर के ऊपर रखी हुई। अब वो जितनी अच्छी HTML है उतनी जल्दी हम वेबसाइट हमारी टॉप पे आएगी, रैंक करेगी। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर React.js को हम अब देखें, पुरानी स्टोरी पे चले जाएं, तो उसमें कितने पेज थे? एक। तो अब क्रॉलर ने उसको कितनी दफ़ा पढ़ा उस वेबसाइट को? एक बार। उसमें तो कोई और पेज ही नहीं था। अब एक और उसके मुकाबले में वेबसाइट है, उसमें 5 HTML के पेजेस थे। अब क्रॉलर उस वेबसाइट पे गया तो उसने कितनी दफ़ा रीड किया उस वेबसाइट को? 5 दफ़ा। अब उन 5 पेजेस में उसको ज़्यादा कीवर्ड नज़र आए वर्सेस एक पेज में, तो उसने उसको क्या कर दिया? रैंक कर दिया। एक पेज में जो कंपोनेंट्स लगाते हैं रिएक्ट के, वो वही करने हैं जो हमने दूसरे में लगाते हैं। हम बिल्कुल वही लगने हैं, यानी कि जितना कंटेंट मल्टीपल पेजेस वाले HTML में आना है उतना ही उसमें आना है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है, वो एक जो पेज आएगा वो मेन पेज को रेंडर कर देगा। लेकिन जब आप यहाँ पे ये सर्चेस देख रहे हो, इसमें यूडमी आ रहा है, लेकिन यूडमी के 2 डिफरेंट पेज भी रैंक कर रहे हैं। और वो क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल रिएक्ट कोर्सेज। वो मेन आपकी डोमेन को तो रैंक कर देगा, लेकिन वो ऑल रिएक्ट कोर्सेज वाले पेज को जो कि चल रहे हैं इस पर्टिकुलर राउट पे टॉपिक / रिएक्ट, इस पेज को रैंक नहीं करेगा, वो आपके इस पेज को रैंक करेगा। तो अगर आप हमारी वेबसाइट पे जहां हमने सर्च किया था, अच्छा अब ये देखो कितने पेजेस आ रहे हैं। अब ये पेज इटसेल्फ इस कीवर्ड पे रैंक है, ये मेन डोमेन है, लेकिन इस पे कैरियर भी आ रहा है, इंटर्नशिप भी आ रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ रहा है, समथिंग कोई अनडिफाइंड चीज़ भी रैंक कर रही है, कोई बग है, तो ये भी रैंक कर रहा है, ये भी रैंक कर रहा है, ये सेपरेट पेजेस रैंक कर रहा है। तो कोई बंदा कैरियर लिखेगा तो अब वो मेन पेज पे दिखा दे। कोई बंदा कोई जॉब ढूंढने जा रहा है, अब अगर गूगल कोई बंदा जॉब ढूंढना चाह रहा है, उसको कैरियर पेज ना दिखाए और मेन पेज दिखाए तो गूगल की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई ना। अब यूज़र आया था जॉब ढूंढने, उसने उसको दिखा दिया ये मेन पेज, इस पे तो जॉब्स ही नहीं है, तो जॉब्स के लिए उसको किस पे जाना है? कैरियर्स पे। तो इसका मतलब है कि रेलेवेंट पेजेस वेबसाइट में दिखाना ज़रूरी थे। चूँकि रिएक्ट में पेजेस ही नहीं होते, एक ही पेज होता है, तो उसको क्रॉल करना, उसको इम्पोर्ट, उसको रैंक करना खासा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था। सही है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जो उसका मेजर फ्लॉ हमें समझ आ रहा है वो क्या है? वो एसईओ के लिए फ्रेंडली नहीं है, वो क्रॉलर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। रिएक्ट की वेबसाइट की एसईओ करना तकरीबन इम्पॉसिबल है, मुश्किल है, यानी कि टॉप पे लेके आना रिएक्ट की वेबसाइट को डिफ़िकल्ट है। सही है? तो फिर ये प्रॉब्लम का फिक्स जो है वो लेके आया गैट्सबी और नेक्स्ट.js। इन दोनों का मेन यही थीम था कि वेबसाइट की एसईओ को बेहतर किया जाए, रिएक्ट भी यूज़ की जाए और मल्टीपल पेजेस एप्लीकेशन भी बनाई जाए। सही हो गया? समझ आ गई कि मसला क्या था? इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ाने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गई, ऐसा हुआ क्यों। अब समझ आ रही है ना रिएक्ट के साथ मसला क्या था। अब लेट्स सपोज कोई एक ऐसा टूल है जिसको एसईओ नहीं चाहिए, तो वहाँ फिर ये मैटर नहीं करता कि आप रिएक्ट नेक्स्ट या गेट्सबी यूज़ करो, वहाँ सीधा किसके पास चले जाएंगे? रिएक्ट में, क्योंकि एसईओ की ज़रूरत ही नहीं है, तो रिएक्ट में भी बना ले तो मसला नहीं है। एसईओ की ज़रूरत है तो फिर किस में आ जाएंगे? गेट्सबी या नेक्स्ट में। अब गेट्सबी जो थी वो स्पेसिफिकली थी स्टैटिक डाटा के लिए, मतलब जो चेंज नहीं होता, जैसे ब्लॉग्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं, सीवीज हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर रिएक्ट का फ्रेमवर्क पॉपुलर है? गेट्सबी। अच्छा, जो चेंज होती हैं, जैसे फेसबुक पे नई नई पोस्टें होती रहती हैं, व्हाट्सएप पे नए नए मैसेज आते रहते हैं, तो वो तो डाटा बड़ी फ्रीक्वेंटली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जहाँ फ्रीक्वेंटली डाटा चेंज हो रहा है, द फ्रेमवर्क इज नेक्स्ट.js।
हाँ, वो अब आपने ये चूज़ करना है। देखो वीडियो डाउनलोडर अब कोई पब्लिक ही डाउनलोड करेगी ना वीडियो उसको। अब उससे ये पूछना है कि ये क्या तुम चाहते हो कि आपकी वेबसाइट टॉप 1 नंबर पे आए। अगर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तो फिर हम उसको नेक्स्ट ईयर रिकमेंड करेंगे। अब चूँकि वीडियो डाउनलोडर के अंदर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक चीज़ें होंगी, तो फिर गेट्स भी यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई बंदा कहता है मुझे ब्लॉग बना दो, अब ब्लॉग का मतलब ही क्या है, रैंक करना है। भाई ब्लॉग क्यों बनाते हैं, टॉप पे आना है उसने, तो फिर किस में बनाएंगे, रिएक्ट में तो नहीं बनाएंगे। ब्लॉग रिएक्ट में तो रैंक कैसे करेंगे, रैंक हर ब्लॉग लेदा रैंक होता है ना, तो फिर रैंक कैसे करेंगे, तो फिर रैंक नहीं होगा। तो फिर हम उस केस में किस पे चले जाएंगे, गेट्सबी पे। जितना भी कंटेंट अच्छा लिख लेना तो एक पेज रैंक हो सकता है, पेज ही एक है ना, आप बात नहीं समझ रहे, वो पेज ही एक है तो वो रैंक नहीं हो सकता। अभी एक और मसला भी है, वो भी हमने डिस्कस करना है। वो क्या है कि रिएक्ट जो है ना, जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं वो क्लाइंट साइड पे रेंडर करती है। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमने जो रिएक्ट में कोड लिखा है ना, ये HTML में कितने टैग है, 8-10 टैग है, और एक टैग है जी div root। अब इसके अंदर जितने भी हम ये सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे हैं, वो किस में आके पेस्ट होते हैं, रूट के अंदर आके पेस्ट हो, जितने भी HTML टैग है इसमें। लेकिन मसला क्या है, जब सर्वर ये फाइल भेजता है तो वो सिर्फ ये 5 टैग और जावास्क्रिप्ट और साथ CSS भेज देता है, उसके अंदर HTML ऑलरेडी लगी हुई नहीं होती। तो ये जो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये जब ब्राउज़र में HTML आ जाती है फिर रेंडर होते हैं ब्राउज़र में। तो अब ये सोचो कि ये जो मैंने बटन के अंदर बटन का कंपोनेंट डिव लगाई है या A टैग लिखा है, ये क्राउलर को कब नज़र आएगा, जब सर्वर से जो HTML आ रही है वो दरमियान में बैठा है। जो भी चीज़ सर्वर से आ रही है उसको रीड करता है। अब सर्वर में आ रही है HTML, उसमें सिर्फ टैग ही 5 है, तो उसने कितने रीड करने हैं, 5। तो उसको तो पता ही नहीं है कि अंदर रिएक्ट के अंदर बटन भी लगा है, A भी लगा है, डिव भी लगा है, उसको तो रीड ही नहीं कर पा रहा। तो ये यानी कि रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इसको सर्वर से जो HTML आती है ये उसका पार्ट नहीं होता, ये सेपरेट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे देख इसको किया था, मैं अब यहाँ बिल्ड करता हूँ, अब बिल्ड बनता है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ हम सर्वर पे रखते हैं वो कैसी होती है। बनता था, इसीलिए तो लोग वर्डप्रेस पे जाते थे, क्योंकि वर्डप्रेस जितना भी कोड लिखता है वो सारा HTML सर्वर पे बन जाती है और वहाँ से आती है। तो उससे क्या होती है कि एप्लीकेशन थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन वो SEO के लिए बहुत फ्रेंडली है। वर्डप्रेस में बनाई वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती थी, क्योंकि वो सारी की सारी HTML रिटर्न कर रहा है और HTML रैंक करना चाहिए। अब मैंने ये बिल्ड बना लिया। इसका बिल्ड बनाने का मकसद क्या था कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसने सारी जावास्क्रिप्ट जो हमने कंपोनेंट्स में बनाई है ना, उसको सेपरेट बना दिया। ये देखो, ये सारी जावास्क्रिप्ट है जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं। तो इसमें वही उसने गेट एलिमेंट बाय ID लगा दिए, वही नोड बना दिए, वही सारी चीज़ें लगा दी। ये यानी कि इसने प्योर जावास्क्रिप्ट लिख दी, और CSS को उसने लैदा बना दिया। ये सारी CSS लिख दी उसने, प्लेन CSS हैं, वो उसने जो भी किया है उसने, ये देखो ऐसी CSS बना दी और ऐसी HTML बना दी। ये देखो लंबी। अच्छा, अब ये सारी HTML एक्चुअली जो ये कंपोनेंट है ना, ये जो हमने बनाए थे HTML में, अब उसने सारा उसको कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट बना दी उसकी, और CSS की CSS। और अगर उसके बिल्ड में आप देखो ना, जो हम सर्वर पे रखते हैं, ये बिल्ड रखते हैं, उसमें एक ही HTML की फाइल है, उसमें सिर्फ 8-10 टैग है। हाँ, वो सारे के सारे स्टैटिक के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट में जाके ये chunk.js के अंदर पड़े। अब ये HTML नहीं है, उसने उसके लिए बना दी, जावास्क्रिप्ट बना दी। जिस तरह गेट एलिमेंट बाय ID से हम कोई नया टैग बना सकते थे ना, कोई टैग, वो उसने सारा वो सिंटैक्स में कोड शिफ्ट कर दिया।
अब क्या हुआ कि हमने जो एक्चुअल में HTML लिखी थी ना जावास्क्रिप्ट की फाइलों में, ये जो बटन बनाया था, ये जो फूटर बनाया था, ये जो सारा HTML लिखी थी, ये HTML जावास्क्रिप्ट बन चुकी है, ये अब HTML नहीं है। अब ये अभी जावास्क्रिप्ट बन गई। अब सर्वर से जब फाइल आएगी उसमें सिर्फ वो 8-10 HTML के टैग हैं जो कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर, सॉरी, जो index.html में पड़े हैं। बाकी सारे की सारी जितने भी हमने कंपोनेंट बनाए थे वो क्या बन चुकी हैं, जावास्क्रिप्ट बन गई है। अब वो जावास्क्रिप्ट को क्राउलर नहीं देखता, क्राउलर देखते हैं किसको, HTML। तो जब जावास्क्रिप्ट को नहीं देखेगा तो क्या होगा, वो वेबसाइट के वो क्राउल ही नहीं कर सकेगा, वो लिंक्स नहीं फाइंड, वो टेक्स्ट ही नहीं फाइंड कर सकेगा, वो उसको कंटेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो रैंक कैसे करेगा उसको। अब इस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो Next.js ने निकाला। वो कहता है कि जो कंपोनेंट रिएक्ट के आप बना रहे हो वो जो है वो क्लाइंट साइड पे आके रेंडर होते हैं। अगर मैं वही कंपोनेंट सर्वर पे रेंडर कर दूं, जिसको हम बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, मतलब क्या है, जब मैं कोई पेज एक्सेस करने की कोशिश करूं तो उसकी वो HTML कन्वर्ट करे सर्वर पे और फिर उस HTML फाइल को सर्वर से सेंड करे। उसमें ये सारे कंपोनेंट का डाटा इंक्लूडेड हो, तो उससे फायदा क्या है, कौन बताएगा क्या फायदा है? देखो ना, एक पेज था जिसमें सिर्फ ये 8-10 टैग थे, और एक पेज है जिसमें जो मैंने कंपोनेंट हेडर फुटर बनाए हैं उसकी HTML भी शामिल है। तो अब उसका कंटेंट बढ़ गया ना। जब कंटेंट बढ़ा तो क्राउलर ने अब उसको सबको रीड किया, तो जब सबको रीड किया तो क्राउलर के लिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब उसकी SEO हो सकती है। अब क्लाइंट ब्राउजर साइड पे, क्लाइंट साइड पे लोड कम आएगा, क्योंकि वो कंपोनेंट जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखे थे वो एक्चुअल कन्वर्ट हो रहे हैं HTML में सर्वर के ऊपर। लेकिन इससे क्या होगा, क्लाइंट साइड का एक्सपीरियंस थोड़ा मसला करता है। हम वर्डप्रेस को क्यों छोड़ के आए थे, उसका क्यों था मसला, ये तो स्लो था। स्लो क्यों था, सब कुछ सर्वर पे कर रहा है। अब क्लाइंट आके बैठ गया, सब कुछ सर्वर पे हो रहा है, सर्वर करी जा रहा है, स्लो है तो स्लो हो रहा है। तो किसी के पास थोड़े पैसे हैं, उसने $4 वाला पर मंथ वाला लिया हुआ है, वो 2 मिनट के लिए प्रोसेसिंग करने बैठ गया, क्लाइंट बैठा है चुप करके, वो कहता है यार ये क्या चल रहा है। इसलिए वहाँ से आए थे ना। अब रिएक्ट पॉपुलर क्यों हुई थी, क्योंकि उसने कहा कि सर्वर पे ना रेंडर करो, क्लाइंट पे कर दो। अब जब यूज़र आया, उसने HTML को रिक्वेस्ट की तो HTML बड़ी फास्टली आ गई, क्योंकि उसमें टैग ही 5 थे, उसको तो टाइम ही नहीं लगा, वो तो मिली सेकंड में आ गई। तो वो कहता है इतनी जल्दी वेबसाइट लोड हो गई, क्योंकि HTML लोड हो गई। वो सारी जावास्क्रिप्ट को लोड होते हुए मिली सेकंड लगे, हर चीज़ सामने नजर आ गई वेरी क्विकली। लेकिन इसका मसला क्या हुआ, क्राउलर नहीं देख पा रहा इसको, क्योंकि HTML लोड हो जाती है क्लाइंट पे, फिर नए टैग इसमें ऐड होते हैं। सही है। अब Next.js ने क्या बोला कि भाई दरमियाना सा रास्ता कर लेते हैं। दरमियाना सा क्या कि आधी चीज़ें क्लाइंट पे रेंडर कर लो, आधी चीज़ें सर्वर पे रेंडर कर लो, मतलब दरमियाना रवि। जब एक बंदा एक साइड पे एक्सट्रीम है, वर्डप्रेस एक साइड पे एक्सट्रीम था, वो दूसरी साइड पे एक्सट्रीम था, उसने कोई दरमियाना सा रास्ता निकाला कि भाई कुछ सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे और कुछ क्लाइंट साइड की रेंडरिंग करेंगे। तो उससे परफॉर्मेंस भी बेहतर रही और प्रॉब्लम का सलूशन भी फाइंड हो गया। तो इसका मतलब है कि जब हम नेक्स्ट में एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें एक HTML का पेज नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल पेजेस होंगे। और उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि जो हम रिएक्ट के कंपोनेंट बना रहे हैं वो हम सर्वर से रेंडर करना चाहते हैं या क्लाइंट से। क्लाइंट से रेंडर करेंगे तो HTML की फाइल में वो टैग शामिल नहीं होंगे जो कंपोनेंट को मैंने क्लाइंट से रेंडर करना है। अगर सर्वर से रेंडर करेंगे तो जब HTML पहली दफ़ा आएगी तो उसमें वो टैग भी शामिल होंगे। तो जो चीज़ हमें SEO के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम फिर सर्वर से रेंडर करेंगे। और ये चीज़ पॉसिबल हुई थ्रू Next.js 13। जो Next.js की पॉपुलैरिटी की रीज़न है वो Next.js पहले से है, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी पॉपुलर Next.js 13 आने के बाद हो चुकी है। दिस अपडेट Next.js 13 ये क्या है, इसने वो कैपेबिलिटी पैदा की। पहले सर्वर से ये मल्टीपल पेजेस तो रेंडर कर रहा था, लेकिन रिएक्ट का कंपोनेंट ये सर्वर से नहीं रेंडर करता था। अब Next.js 13 में ये कहता है कि रिएक्ट का कंपोनेंट भी मैं सर्वर से रेंडर करके दूंगा, लेकिन उसमें इसकी थोड़ी लिमिटेशन है अभी के लिए
कि यूज स्टेट, यूज क्लाइंट, यूज इफेक्ट वगैरह की चीज़ें अगर होंगी तो वो वाला कंपोनेंट सर्वर से रेंडर नहीं हो सकता, वो कहाँ से होगा, क्लाइंट से रेंडर होगा। वो भी हम पढ़ेंगे कौन सा ये। लेकिन सर्वर से रेंडर होने का मतलब आपको समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि HTML की फाइल इस सर्वर के अंदर बन जाती है, जब फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं वो फाइल आती है जिसमें सारे टैग्स होते हैं। और क्लाइंट से रेंडर होने का मतलब क्या है कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं HTML की फाइल तो आती है, लेकिन उसमें 8-10 टैग होते हैं, बाकी सारे टैग क्लाइंट साइड से उसमें ऐड होते हैं। सही है? तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग मेन कि HTML की खाली फाइल, एम्प्टी फाइल आती है और सारे टैग जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं वो क्लाइंट साइड से ऐड होते हैं। और सर्वर साइड रेंडरिंग मेन कि जो भी हमने फाइल HTML की फाइल है वो कंप्लीट फाइल आती है जिसमें सारे टैग्स शामिल होते हैं सर्वर से। तो इतनी ज़्यादा नहीं होती अभी, मतलब Next.js और वर्डप्रेस का कोई मुकाबला अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस जो है वो और Next.js एक जैसी परफॉर्मेंस है, बहुत परफॉर्मेंस में फ़र्क है। वो इसके एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, अभी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। वर्डप्रेस से तो बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट से बहुत दूर चला गया परफॉर्मेंस में, रिएक्ट से मिलती जुलती परफॉर्मेंस है। 19-20 का फ़र्क ही होगा। हाँ, लेकिन SEO अच्छी होगी। 19-20 के फ़र्क से SEO अच्छी हो रही है तो कितना फ़ायदा। लेकिन परफॉर्मेंस ये वर्डप्रेस से तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी SEO कर सकते हैं, वर्डप्रेस से अच्छी SEO कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब सारी समझ आ गई आपको एट द एंड कि Next.js के क्या फ़ायदे हैं और क्या बनाने हैं, और उसकी सबको समझ आ गया? कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ आया हो? ऑल गुड हो गया? फ्रंट क्लाइंट साइड रेंडरिंग कोई बंदा पूछे, कौन बताएगा कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग वर्सेस सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या फ़र्क है? ज़ोर से बताना है, जो भी बताएगा ज़ोर से बताना है, खड़े हो। देखो मेरी आवाज़ सब तक जा रही है ना? अच्छा, इसकी उसको उतार भी दूँ फिर भी जाएगी। मैं इतने ज़ोर से बोल रहा हूँ, आप भी ज़ोर से बोलो। हाँ हाँ, यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब HTML की कंप्लीट फाइल आती है जिसमें रिएक्ट का कंपोनेंट भी शामिल होता है उस HTML में, तो वो हमारे पास आती है। और क्लाइंट साइड रेंडरिंग फ्यू टैग्स आते हैं जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं, वो उसके अंदर जो HTML लिखी है वो क्लाइंट साइड से एम्बेड होती है, उसके अंदर ऐड होती है गेट एलिमेंट बाय ID और इनर HTML के साथ। हाँ, सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है तो क्लाइंट का ज़्यादा इंटरनेट में मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो जावास की फ़ाइल लोड हो रही है उसको में भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि जावास की फ़ाइल की भी तो स्पेस है कुछ, उन्होंने बहुत माइनर है, वो इमेजेस वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह में थोड़ा टाइम लेती हैं, वैसे तो बहुत कोड इटसेल्फ इतनी परफॉर्मेंस स्लो नहीं करती। सही है? ऑल गुड हो गया? सब कुछ आइडिया हो गया, क्लियर? तो इसलिए क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट की SEO अच्छी करनी है तो हम Next.js यूज़ करेंगे, Next.js 13 यूज़ करेंगे। Next.js 13 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ रिएक्ट के कंपोनेंट को भी सर्वर साइड से रेंडर कर सकते हैं। Next.js 13.4, तो ये उसकी सारी है कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे कि उसने परफॉर्मेंस को कैसे कैसे बेहतर किया और कैसे चीज़ें। तो सही है। अब एक तो ये हो गया, यानी कि Next.js की पॉपुलैरिटी रिएक्ट से क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसने SEO को क्या कर दिया? बेहतर कर दिया, उसका मसले का हल निकाल दिया। अब एक और मसले का हल कोड लेवल पे निकाला इन्होंने, और वो क्या निकाला कि जो रिएक्ट में क्या होता था कि हम रिएक्ट का कोड करते थे, हो सकता है कि मुझे कोई अच्छी पिक्चर मिल जाए मन स्टैक की, ये मिली तो है कुछ,
किधर गई? नज़र आ रहा है? अच्छा जी, मन स्टैक में क्या होता है, यानी कि एक फीचर तो नेक्स्ट.js यूज़ करने का आपको समझ आ गया कि क्यों करना है। अब दूसरे फीचर की भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ नेक्स्ट.js पे बात कर रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक इम्पोर्टेंस समझ आई है ना? अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना, काफ़ी अच्छी है, ऐसी अच्छी कर दी। अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है? अब हम चले जाते हैं कि जो 2015 से 2022 के दौरान होता रहा, वो क्या होता था? रिएक्ट की एक कोड बनाते थे जिसमें हम रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाते थे, फिर एक बैकएंड के लिए एक लैदा कोड लिखते थे नोड.js के अंदर। सही है, वो बैकएंड का कोड होता था और फ्रंट एंड का कोड लिखते थे रिएक्ट में। यानी कि पहले हम रिएक्ट सीखते थे, फिर हम नोड सीखते थे, सही है, बैकएंड सीखते थे, और फिर रिएक्ट नोड से बात करती थी थ्रू एपीआई, सही है, और फिर जो डाटा सेव होता था वो मोंगोडीबी के अंदर होता था। सही है, तो एक्चुअली ये 3 लेयर एप्लीकेशंस बनती थी हमारे पास। रिएक्ट जो बात कर रही है नोड से, नोड जो बात कर रहा है मोंगोडीबी यानी कि डेटाबेस से, इसको हम मन स्टैक एप्लीकेशन बोलते थे। तो आपको यानी कि 3 लेयर सीखने पड़ते थे, तीनों चीज़ें। और नोड सेपरेटली कोड, नोड का सारा कोड सेपरेट लिखा जाता था, रिएक्ट का कोड सेपरेट लिखा जाता था, और नोड के कोड में हम मोंगोडीबी से बातचीत करते थे। ये ऐसे काम होता था। और ये जो नोड का कोड लिखते थे इसको हम बैकएंड डेवलपमेंट बोलते थे, और जो रिएक्ट का कोड लिखते थे इसको फ्रंट एंड, और जो दोनों लिखता था उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते थे या डेवलपमेंट लिखते थे, जो बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही कोड लिखता था या मेंशन करता था। अब क्या हुआ कि यूज़र आया, वो यूज़र ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि इंटरनेट के साथ काम करता है, वो डाटा को अपडेट करता है, और उसका फ्लो क्या है कि फ्रंट एंड यानी कि यूज़र, नोड यानी कि बैक एंड वो मोंगोडीबी से बातचीत करता है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि रिएक्ट का कोड और नोड का कोड, ये 2 सेपरेट हम फोल्डर बनाते थे, उसको लहदा सीखते थे। यानी कि रिएक्ट को चलाने के लिए कितनी चीज़ें हमने सीखी कि ऐसे चलाओ इस पोर्ट पे चलेगी। फिर नोड को चलाने के लिए भी हम इतनी चीज़ें सीखते थे कि ऐसे चलाओ, और सारी चीज़ें सीख के फिर हमारी एप्लीकेशन बनती थी और हमारा काम चलता था। सही है। अब कोई बताएगा कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड में फ़र्क क्या है? क्विकली, एक सेपरेट है, लेकिन मैं समझाने के लिए मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बच्चों को समझ नहीं आ रही। क्या फ़र्क है फ्रंट एंड और बैक एंड? अगर हम रिएक्ट में कोड कर रहे हैं तो नोड में क्यों कोड करना है? तो वो तो देखो हमने क्या है, हमने HTML भी लिखे हैं, तो वो भी किस पे रखनी है? सर्वर पे। यही तो इतनी सारा सर खपाई की है। नहीं, कौन और बताए? कौन? नहीं, और नहीं, वही किसी को नहीं पता। बस क्यों करनी है? सर्वर जब रिएक्ट कर रहा है सारा कुछ, तो सर्वर पे क्यों करना है? नोड पे नोड की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मतलब ये रिएक्ट ही सीधा डाटा सेव करने के लिए डीबी यूज़ कर लेना, नोड की क्या ज़रूरत है बीच में? ओहो, यही कह रहा हूँ। देखो, डाटा किसी स्टोरेज में सेव होता है, ये पता है ना? उस स्टोरेज को कौन सी स्टोरेज कहते हैं? परमानेंट स्टोरेज। भाई 2 तरह से होती है ना, टेम्परेरी स्टोरेज की कौन सी टाइप है? रैम। और परमानेंट हार्ड। यानी कि डाटा जो स्टोर होता है परमानेंटली वो किस पे होता है? हार्ड पे। अब हार्ड पे डाटा सेव करना मुश्किल है, उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, क्योंकि डाटा की एक्सेस भी चाहिए ना, बार बार रीड करना। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने वर्ड के अंदर 10 नाम रख दिए हैं, मैं बोलूँ कि तुम वर्ड की फाइल को रीड करके डाटा निकालो, या किसी टेक्स्ट की फाइल में रख दिया, तो मुश्किल है ना, तो उसकी रीडिंग मुश्किल है, ऐसे रैंडम चीज़ों में रखते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना दिया कि जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअल में डाटा हमारी हार्ड में ही सेव हो रहा था, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो डाटाबेस का नाम है, जिसमें वो डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखता है ताकि मैं मेरी पावर अच्छी हो जाए। सही है। ये तो एक सेपरेट मॉड्यूल हो गया। अब इसमें डाटा स्टोर होता है, यूज़र है रिएक्ट में, फ्रंट एंड रिएक्ट में। अब इसने डाटा स्टोर करना है, तो ये डायरेक्टली तीर यहाँ से यहाँ क्यों नहीं आ रहा डाटाबेस में? ये बीच में नोड क्यों आ रहा है? ये नहीं मुझे समझ आएगा। नहीं,
सिक्योरिटी की, दैट इज द मेन पॉइंट। क्या आता है जो रिएक्ट का कोड है ना, अगर आप देखें यहाँ पे इंस्पेक्ट करके व्यू सोर्स कोड, ये सारा कोड मेरे सामने आ गया। अब सोचो कि बैंकिंग एप्लीकेशन है, HBL की एप्लीकेशन है, अब सारा कोड उस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड पे आ जाए तो हम तो इंस्पेक्ट करके अपने अकाउंट के अंदर कोई 10-20 मिलियन डाल देंगे, सही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो डेटाबेस होती है ना, उसको डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट नहीं कराया जाता, क्योंकि फ्रंट एंड में कोड सारा होता है, इंस्पेक्ट करने से आ जाता है, तो वो उसको डाटा को छेड़खानी करके डाटा चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए वो क्या करता है, यहाँ से इसको रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। इसका मतलब फिर आप ये कहेंगे कि जो नोड में कोड लिखा जाता है तो क्या वो क्लाइंट पे नहीं आता है, तो आंसर है नहीं आता। तो मैं बात कर रहा था ना कि यहाँ सर्वर में जो कोड रखते हैं, जो HTML जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड का कोड है, सिर्फ वो सर्वर से आता है, जो बैकएंड का कोड है वो सर्वर वापस क्लाइंट साइड को नहीं देता, सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको पास रखता है। तो इसका मतलब जो बैकएंड में लिखा हुआ कोड है वो या तो अल्लाह जानता है या वो डेवलपर जानता है जिसने उसको बनाया, इसके अलावा किसी और बंदे को पता नहीं। यानी कि HBL की वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट करके फ्रंट एंड वाली HTML CSS जावास्क्रिप्ट रीड कर लूंगा, लेकिन बैकएंड में वो कैसे डाटा अपडेट करते हैं, कैसे बैलेंस को कम ज़्यादा करते हैं, इसकी लॉजिक किसी को नहीं पता उस डेवलपर के अलावा जिसने उस वेबसाइट को बिल्ड किया। तो इसका मतलब है कि हमें सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ता है जिसको यूज़र को हमने नहीं दिखाना, ताकि उसके अंदर हमारी प्राइवेसी मेंटेन हो। सही है? रेंडर होता ही नहीं ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से बात होती है, इधर से रिक्वेस्ट जाती है, वो फंक्शन चलता है, रिस्पॉन्स आता है। मुश्किल है लेकिन कर लेते हैं वो। एक्चुअली ये मेरा कोई लैपटॉप है, ये लैपटॉप ही कोई चोरी करके ले जाए तो हैक हो गया ना। मेरा ये लैपटॉप है, यही कोई उठा के ले जाए, कोई सर्वर है, कोई सर्वर ही बैग में डाले ले जाए तो हैक हो गया, या उसका पता किसी को पता लग जाए, या उसका IP किसी को पता लग जाए, उसका कोई उसका कोई बंदा है, मैं किसी को अपना पासवर्ड ही शेयर कर दूँ तो हैक हो गया ना। तो इस तरह की कोई ट्रिक्स हैं, वैसे नहीं हैक होता। तो एक्चुअली क्या है कि ये डाटा, ये कोड, यानी कि कुछ कोड हम जो लिखते हैं वो यूजर्स को पता नहीं लगता, लेकिन कुछ कोड यूजर को पता लगता है। यानी कि रिएक्ट में लिखा हुआ कोड, नेक्स्ट या गेट्सबी में लिखा हुआ कोड यूजर देख सकते हैं, नोड में लिखा हुआ कोड यूजर नहीं देख सकता, और मोंगोडीबी में जो डाटा स्टोर होता है उसको भी डायरेक्ट यूजर नहीं देख सकता, वो सिर्फ सर्वर देख सकता है। अल्लाह के बंदे, मैं अपने लैपटॉप में नोड का कोड रख दूंगा तो चलेगा कैसे, वो यूज़र कैसे उस कोड को चलाएगा। तो इसीलिए तो सर्वर परचेज किया है कि उसमें रखने के लिए तो सर्वर रखा है। तो फ्रंट एंड का कोड भी सर्वर में ही होता है, बैक एंड का कोड भी सर्वर में ही होता है, और ये डेटाबेस भी सर्वर में ही होती है। यानी कि ये बड़ी मशीन जो हम किराए पे ले रहे हैं ना, ये किराया ऐसे नहीं दे रहे, सारा कुछ इसमें रखते हैं, इसमें हम जो मर्जी रख सकते हैं। यानी कि इसमें फ्रंट एंड भी होती है, बैक एंड भी होती है, और डेटाबेस भी इसी में पड़ी होती है। लेकिन क्लाइंट वाला यानी कि फ्रंट एंड वाला कोड यूज़र देख सकता है, लेकिन बाकी दो यूज़र नहीं देख सकता। वो सिर्फ मैं देख सकता हूँ जिसके पास वो डाटा पड़ा है, मौजूद है। सही है? अच्छा जी, क्या हुआ? अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब जो पुराना मनस्टैक था वो अभी छोड़ दो ना, नोड ही समझो बैकएंड है, मतलब ऐसा कोड जो यूज़र नहीं देख सकता है, ऐसे कह लो। सही है? अभी वही डेफिनेशन बताइए, अभी तो हम पढ़ेंगे ना, अब एक दिन में सारा नहीं पढ़ा सकता मैं। अच्छा, अब पुराना तरीका क्या था? रिएक्ट ने रिक्वेस्ट करनी है नोड को, नोड ने रिक्वेस्ट करनी है मोंगोडीबी। अच्छा, अभी नेक्स्ट जेएस में भी यही है। नेक्स्ट जेएस में रिएक्ट की जगह पे नेक्स्ट आ गया, बाकी नोड भी है और ये भी है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ है, नेक्स्ट जेएस ने नोड और रिएक्ट का कोड एक जगह लिख दिया। नहीं, नोड का कोड अभी भी लिखना है, बैकएंड का कोड अभी भी लिखना है, जो यूज़र को नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम npx create react ऐप करते हैं तो सिर्फ रिएक्ट का कोड आता था। जब हम npx create next ऐप करेंगे ना, तो उसमें नोड का कोड भी ऑलरेडी वो लिख के दे देगा, बेसिक सेटअप।
और फ्रंट एंड का कोड भी बेसिक सेटअप लिख के दे देगा, और वो दोनों एक ही पोर्ट पे चल रहे होंगे, लोकल होस्ट 3000। पहले क्या होता था, रिएक्ट का लोकल होस्ट 3000 पे चलता था, नोड का लोकल होस्ट 5000 8000 लेदा सर पोर्ट पे चलता था, फिर वो दोनों बातें करते थे आपस में। अब उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं यार कि डेवलपर को इतनी मुश्किल होती है, और कुछ ना बेसिक कोड, जैसे हमने रिएक्ट का बेसिक कोड npm क्रिएट रिएक्ट ऐप से ले लिया, उसका भी बेसिक कोड करना पड़ रहा है, और फिर उन दोनों को कनेक्शन बनाने के लिए भी बेसिक कोड, रिपीटिव कोड करना पड़ रहा है। उन्होंने इकट्ठा कर दिया, और जो कोड रिपीटिव था ना, जो लिखा जा सकता था, वो नेक्स्ट ने खुद ही लिख के दे दिया। वो कहता है भाई बस अपनी बिजनेस लॉजिक लिखो, बाकी मैंने नोड का आधा काम यानी कि नोड का 50% कोड वो पहले लिख देता है, थोड़ा बहुत हमने लिखना है। सही है, लेकिन रिएक्ट के अंदर भी जब हम बिल्ड बनाएंगे, वो नोड का कोड सर्वर पे ही रहने देगा, सिर्फ वहां से नेक्स्ट रिएक्ट वाला कोड क्लाइंट पे भेजेगा, वो लॉजिक वहीं पे ही है। यानी कि जब नेक्स्ट पड़े होंगे तो नेक्स्ट भी नोड को रिक्वेस्ट करेगा, नोड भी डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, फ्लो यही है। लेकिन फ़ायदा क्या है, कोड एक जगह पे आ गए। जब npm यानी कि ये जो कोड है, ये रिएक्ट का कोड है, इसमें आपको कहीं पे नोड का कोड नज़र नहीं आएगा, उसका लहदा लिखते हैं हम। लेकिन अगर हम नेक्स्ट यूज़ कर लें तो फिर जब मैं उसकी एप्लीकेशन बनाऊंगा, यहाँ पे आपको नोड का कोड भी नज़र आ जाएगा एक ही जगह पे। तो उससे क्या होता है, आसानी हो जाती है डेवलपर को, दो लेवल रेपो नहीं ओपन करनी, दो VS कोड नहीं ओपन करने, कभी इधर कोड कर रहा है कभी उधर कोड कर रहा है, मुश्किलात नहीं है, एक ही जगह में सब कुछ है, वहीं से चेंजेस कर रहे हैं। ये आईडीए ने ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। डेवलपमेंट फास्ट होगी ना। आप देखो ना, 2 रेपो मैनेज करनी पड़ रही हैं, 2 फोल्डर मैनेज करने पड़ रहे हैं, 2 VS कोड ओपन किए हुए हैं, कभी इसमें स्विच कर रहा हूँ कभी उसमें स्विच कर रहा हूँ, तो टाइम लगता है ना, एनर्जी लगती है। तो जब एक ही जगह कोड होगा तो क्या होगा, आसानी हो जाएगी। एक ही जगह में अब नोड भी उसने साथ में मिक्स कर दिया, यानी कि अब उसने रिएक्ट और नोड दोनों को मिक्स करके रख दिया एक के साथ। सही है, और डेटाबेस तो लेता ही है, वो तो सेपरेट ही है। बस लॉजिक वही है पुरानी कि क्लाइंट पे क्लाइंट साइड वाला रिएक्ट ही रेंडर होगी, और सर्वर पे नोड चलेगा, और साथ में मोंगोडीबी ऐसे चलेगी। सही है, तो फ़ायदा ये है कि अब जब हम नेक्स्ट पढ़ने लग गए हैं, अब वहीं पे हम रिएक्ट भी सारी पढ़ लेंगे, नोड भी पढ़ लेंगे, मोंगोडीबी भी पढ़ लेंगे। अब हमारी सारी मन स्टैक की नेक्स्ट जेएस। वर्डप्रेस के पॉपुलर होने की रीज़न क्या थी, सारा कुछ वर्डप्रेस में था। अब नेक्स्ट जेएस के पॉपुलर होने की रीज़न क्या होगी, सारा कुछ नेक्स्ट में ही है, अंदर ही डेटाबेस है, अंदर ही सर्वर है, अंदर ही रिएक्ट है, हर चीज़ एक ही जगह है। अदरवाइज तो क्या था, रिएक्ट नोड मोंगोडीबी लहदा सीख रहे हैं, नोड के लहदा कोर्सेज बन रहे हैं, रिएक्ट के लहदा कोर्सेज बन रहे हैं। अब एक ही कोर्स बनेगा नेक्स्ट जेएस, सब कुछ ही खत्म है, फुल स्टैक। नेक्स्ट जेएस सीख लिया, फुल स्टैक डेवलपर बना बस, यानी कि नेक्स्ट सीख लिया। पहले 10 चीज़ें सीख के डेवलपर बनते थे, अब एक चीज़ नेक्स्ट जेएस सीखनी है, डेवलपर बन गया। सही है, तो समझ आ गई सारी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ नेक्स्ट जेएस समझ आ गया क्या है। इस वजह से ये पॉपुलर हो रही है, तो इसलिए हम नेक्स्ट जेएस पे फोकस करेंगे। हम पहले पढ़ते थे रिएक्ट, नोड, मोंगोडीबी, वो सारी चीज़ें पढ़ते थे, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में। अभी हम फुली नेक्स्ट जेएस पे 100% अपनी एक्सपर्टीज लेके आएंगे। जब जिसको नेक्स्ट आता है, क्या उसको नोड आ गया ना, जिसको नेक्स्ट आता है उसको रिएक्ट आ गई, उसको मोंगोडीबी आ गई, उसको लहदा पढ़ लो या जोड़ के पढ़ लो, बात क्या है, एक ही है। मतलब आप अगर नेक्स्ट जेएस के डेवलपर हो, एक्चुअली आप मन स्टैक के डेवलपर हो, आपको रिएक्ट भी आती है, नोड भी आता है, मोंगोडीबी भी आती है, सब कुछ आता है, बात वही है, लेकिन बस चीज़ों को घुमा फिरा के लगा दिया। सही है, इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस, यानी कि पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर उसी में हम पहले नेक्स्ट जेएस में रिएक्ट को हैंडल करेंगे, फिर नोड के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोंगोडीबी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन तीनों को क्योंकि वो एक ही जगहों के साथ साथ मिला के यूज़ भी करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह क्लैरिटी आती जाएगी। सही, रिएक्ट नेटिव के लिए हम लहदा कोड करेंगे, लेकिन अगर उसको भी बैकएंड का कोड चाहिए, वो फिर यही नेक्स्ट जेएस वाला नोड यूज़ कर लेगा। यानी कि अगर आपने वेब बनानी है, साथ में iOS एंड्रॉइड बनानी है, तो पहले क्या होता था कि
कि किसी ने मोबाइल ऐप बनानी है तो नोड बैकएंड का कोड लिखना है, जब भी मोंगोडीबी में डाटा सेव करना है तो नोड चाहिए, तो नोड बना रहे हैं और साथ में इधर से फ्रंट एंड पे रिएक्ट यूज़ करके रिएक्ट यूज़ करके आईएस एंड्रॉइड बना रहा है। वो फिर नोड से बात करती थी, जिस तरह रिएक्ट नोड से बात कर रहे हैं ना, ऐसे रिएक्ट नेटिव यानी कि आईएस एंड्रॉइड भी नोड से बात करेंगे, नोड मोंगोडीबी से बात करेगा। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि नोड तो नेक्स्ट में ऑलरेडी हमने चला लिया है, अब हम रिएक्ट नेटिव में कोड करेंगे, वो कोड हम नेक्स्ट से बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में नोड है ना, वो उस नोड से बात कर लेगा। दैट्स इट। हमने एक वेब एप्लीकेशन बना ली, उसमें रिएक्ट में यूआई लिख ली, मोंगो नोड लगा के नेक्स्ट जेएस में सारी ऐप बना ली, बैकएंड लिख लिया। अब आपने आईएस एंड्रॉइड की भी रिलीज देनी है, आप रिएक्ट नेटिव यूज करके आईएस एंड्रॉइड बना लेगी और आपका वही बैकएंड नेक्स्ट जेएस ही चल जाएगा उसके अंदर। तो यानी कि जो पहले कोड हो रहा था उससे भी फास्ट एनवायरनमेंट में कोड कर लेंगे। ऑल गुड।